ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा सभी को मालूम है कि हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी में आज हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पर्पस क्या थे इस कमीशन को एस्टैब्लिश करने के बिहाइंड। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के बाद जो है इंडियन के कह सकते हैं कि वाइसराय या लेजिस्लेटिव बॉडी को एक पावर दी गई थी, एक प्रोविजन किया गया था कि वह कोई भी कमीशन की स्थापना कर सकता है, कोई भी चीज की इंक्वायरी कर सकता है और किसी भी चीज का रिपोर्ट जो है वह तैयार कर सकता है। तो साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे कि साइमन कमीशन जो है या इस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट क्यों की गई थी, ठीक है। तो आफ्टर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जो है इन 1927 आते आते तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अपॉइंटेड 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, एक 7 सदस्यीय स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की गई, इसका अपॉइंटमेंट किया गया। तो किस चीज के बारे में भाई, अगर कोई भी कमीशन बैठती है, कोई भी आयोग बैठता है तो किसी ना किसी पर्पस, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ वो बैठता है या फिर उसकी कह सकते हैं ना गठन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार साइमन कमीशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन इससे पहले हम इनके चेयरमैन के बारे में जान लेते हैं। इनके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन और इनके चेयरमैन के नाम से ही साइमन कमीशन का नाम पड़ा, सर जॉन साइमन। तो इनको जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को एक किसी भी चीज, एक पार्टिकुलर चीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कमीशन की स्थापना की गई थी। तो वह पार्टिकुलर चीज कह सकते हैं ना कि अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में हुए थे, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, काउंसिल एक्ट हो, चार्टर्ड एक्ट हो, तो जितने भी प्रोविजंस आए थे, जितने भी एक्ट और कह सकते हैं कि चार्टर्ड एक्ट हो या रेगुलेटिंग एक्ट हो, रेगुलेशंस वगैरह आए थे, इनके इवोल्यूशंस के क्या प्रभाव पड़े हैं और इनमें क्या कुछ और रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों की इंक्वायरी के लिए जो है इन साइमन कमीशन की जो है स्थापना की गई थी और अपॉइंट किए गए थे। तो टू रिपोर्ट on the condition of Indian under its new constitution in the sense कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसके बाद इंडियंस के क्या कंडीशन है और संविधान में जितने धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहे हैं उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन तमाम चीजों के बारे में, मतलब कंडीशन, इंडियन में क्या भी व्यवस्था सुव्यवस्थित है या फिर क्या और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो इसके कंडीशंस, इंडियंस के कंडीशंस अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानने के लिए जो है इन साइमन कमीशन इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है या अपॉइंट की जाती है। लेकिन इसका जो है भारत के तमाम जितने भी पॉलिटिकल मेंबर्स थे, चाहे कांग्रेस हो गए या फिर मुस्लिम लीग हो गए, जितने भी कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी वगैरह यहाँ थी, सभी पार्टियों ने इसका जो है विरोध किया। और पता है एक मूवी वगैरह में भी आप देखते हो गो बैक साइमन, साइमन गो बैक साइमन के काले झंडे दिखाते हुए। तो जब काले साइमन कमीशन भारत में यहाँ आती है तो इसमें मतलब कह सकते हैं सब लोग जो इसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने का कारण क्या था, व्हाई द इंडियंस और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द साइमन कमीशन। द मेन रीजन बिहाइंड द अपोजिशन ऑफ द साइमन कमीशन इज दैट द 7 members which is in Simon Commission were all British and none of the single members belong from Indian community or Indian land। तो कह सकते हैं जो all members थे ना वह ब्रिटिश के थे, भारत के कोई भी इसमें मेंबर्स नहीं थे, इसलिए ऑल पॉलिटिकल पार्टी बाइकॉटेड इट, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे इसका बाइकॉट किए। एंड आफ्टर जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बाद, इसको अपॉइंटमेंट होने के बाद ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है 1930 में, 1930 में जो है अपने रिपोर्ट को यह सबमिट करते हैं। तो ऑल पार्टी को बाइकआउट करने के बावजूद भी कह सकते हैं एक प्रकार से
ये अपना काम जारी रखते हैं, अपना इंक्वायरी अपने तरफ से अपने लेवल पे इंडियंस के पार्टिकुलर कम्युनिटी और खास करके जितने भी उस वक्त के प्रोविंसेस थे छोटे बड़े, और जितने भी कह सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट थे, उन राजे महाराजाओं से जाके मिलना, और मोरलेस कह सकते हैं ना कि इसमें जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से इंक्वायरी करते थे। देखिए, अगर कोई इंडियन मेंबर होते तो उनके कोई भी चीज पूछने का तरीका या कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट और एंगल जो है डिफरेंट होते एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है अपने हित के लिए, मतलब वो ब्रिटिश के हित के लिए वो इंक्वायरी कर रहे थे। उद्देश्य भी यही था कि कितने दिनों तक जो है ब्रिटिश अंपायर को, और कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश क्राउन के यहाँ की जो अंपायर फैली हुई थी इंडिया में, उसे कितने दिनों तक सस्टेन कर सकते हैं। तो ऑल पार्टी जो है इसका इसलिए भी बैकआउट कर रहे थे कि इसमें इंडियंस के जो पर्सपेक्टिव होने चाहिए, इंडियंस के जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से नजरिया होना चाहिए, वो इस कमीशन में कभी आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें ऑल मेंबर्स वेर फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी एंड नॉन अ सिंगल मेंबर्स बिलोंग फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी और इंडियन। आगे है तो इसके कमीशंस के 1930 में फिर जो रिपोर्ट आते हैं उसमें कुछ मेजर पॉइंट जो निकल कर आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि एवोल्यूशन ऑफ डायट्री। इस डायट्री के बारे में हम लोग ने प्रीवियस जो है वीडियो में पढ़ा था काउंसिल एक्ट में, कि इसका डायट्री मतलब क्या हुआ था। इसके जो प्रोविंशियल लेवल पे दो जो है पार्ट में डिवाइड किया गया था पावर्स। एक तो है कि ट्रांसफर्ड, ठीक है, और एक था रिजर्व्ड। रिजर्व जो पावर्स थे वो गवर्नर के पास जो है एकदम रखे गए थे, रिजर्व, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, तो ये रिजर्व रख गए। ट्रांसफर्ड पावर जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ये एक ट्रांसफर्ड पावर में आ गया। मतलब इसको कोई भी इंडियन मेंबर्स जो है मंत्रालय जो है देख सकते थे, ठीक है। और लेकिन ये जो प्रोविंशियल बॉडी में जो रिजर्व पावर आते थे, जो गवर्नर के पास एकदम कह सकते हैं ना कि वो कभी भी विदाउट किसी मेंबर से पूछे हुए, मतलब अब अभी के देखो क्या है, अभी के प्रेसिडेंट या गवर्नर है, दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और कह सकते हैं कि कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के एड ऑन एडवाइस पे जो है जो गवर्नर वगैरह है वो कार्य करते हैं, फंक्शंस करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के और कैबिनेट के पूरे जितने भी एड ऑन एडवाइस कैबिनेट देती है उसी को वो प्रोक्लेम करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त की जो रिजर्व्ड पावर थी वह जो है कैबिनेट या वहां की जो सरकारी गठन किया गया था भारत के द्वारा, उनके द्वारा जो है कोई भी बिना एड एंड एडवाइस के भी जो है वो निर्णय ले सकते थे। दे आर फ्री टू टेक ऑन द डिसीजन ऑफ द रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट रिजर्व्ड होते थे उस पे वो किसी भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट या फिर किसी भी मिनिस्टर से वो पूछा वगैरह नहीं करते थे। लेकिन जो ट्रांसफर्ड पावर थे उनके साथ क्या होता था, ये जो इंडियंस के जो सरकारी थी उसके मंत्रालय वगैरह, मतलब भारतीय लोग जो है मंत्री बना करते थे इसमें, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वगैरह, इनके पास फंड वगैरह की कमी रहती थी। तो इसी प्रकार से कोई भी नियम कानून बना तो लेते थे लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि फाइनेंशियल पावर और बजट की पावर तो इसमें फिक्स है रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। तो इस कारण से जो है ना ये कह सकते हैं एक ड्वेल रूल, मतलब दो व्यक्तियों के द्वारा शासित करने की जो ये प्रावधान था, इसे एबॉलिश करने की बात कही जा रही है कि इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है जो डाइटरी का प्रोविजन है इसे एबॉलिश कर देना चाहिए, बिकॉज इस प्रोविजन के कारण कोई भी पॉलिसी का सही तरीके से जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आगे एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, जो कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन दिस सेंस की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोज गवर्नमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिटीजंस और अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मोर और लेस कह सकते हैं पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो उस प्रकार की सरकार को प्रोविंसेस लेवल पे, सेंटर लेवल पे नहीं, क्योंकि सेंटर पे अभी भी खुद चाहती है कि हम ब्रिटिश अंपायर और ब्रिटिश क्राउन को स्टैब्लिश रखें, लेकिन प्रोविंसेस लेवल पे, लोकल लेवल पे वो ये चाहते हैं कि इंडियंस के हाथों में उसकी शासन की बागडोर दे देनी चाहिए। आगे है इस्टेब्लिश फेडरेशन, और संघवाद की जो मूल भावना है उसे इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद मतलब सेंटर पे जो है ब्रिटिश से कायम रहेगी और लोकल लेवल पे जो है जो छोटे बड़े प्रोविंसेस थे या फिर कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट थे उनमें और ब्रिटिश एम्पायर में जो है एक फेडरलिज्म की भावना इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। आगे कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट।
कॉम्युनल इलेक्टोरेट की अवधारणा हम लोगों ने सुना था कि मुस्लिम्स जो है के लिए एक सेपरेट सीट कर दिया गया, जिसमें कि है उसमें जो है मुस्लिम्स कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है यह कॉम्युनल जो है इलेक्टोरेट की जो कॉन्सेप्ट है या सेपरेट इलेक्टोरेट की जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत प्रोविंसेस में भी लागू किए गए, जैसे सिख्स के लिए सिख कम्युनिटी के अलग से दे दिया गया, फिर कह सकते हैं कि पारसीज या फिर एंग्लो इंडियंस के अलग से दे दिया गया, और जितने भी कह सकते हैं ना कि डिफरेंट कम्युनिटीज को डिवाइड एंड रूल के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है बांटा गया, आवंटित किया गया। साथ साथ में हिंदू के कम्युनिटी में भी जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो कह सकते हैं ना कि कॉन्सेप्ट के तहत उन्हें अलग से सीट जो है रिजर्व करने की बात कही गई। तो इसके लिए भी आगे चलकर जो हम लोग पूना पैक्ट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है जी, गांधी जी अनशन करते हैं, तो ये कॉम्युनल इलेक्टोरेट सांप्रदायिकता के आधार पर जो है उसे और बढ़ावा देने के लिए जो है इस रिपोर्ट में बताया गया था। आगे है इसके बाद जो है हम लोगों को सभी को मालूम है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी अलग से जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ बस इसमें इस कह सकते हैं ना कि रिपोर्ट्स के आधार पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, जिसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन और प्रिंसली स्टेट तीनों जो बैठकर मिलकर एक डिस्कशन डिबेट करती है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब अभी के सरकार में नहीं, उस समय के ऑफ द टाइम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स आना चाहिए, क्योंकि एजुटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। महात्मा गांधी का रोल जो है इंडियन पॉलिटी में और उस वक्त के समय में धीरे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और जितने भी मूवमेंट जो है स्टार्ट और प्रारंभ हो रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह की तरफ। तो आगे है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर्ड, और इसी डिस्कशन के आधार पर मतलब प्रिंसली स्टेट थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस कहता है, जितने भी हैं इंडियंस के साथ बात करके, प्रिंसली स्टेट के साथ बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करके जो है व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वह तैयार की गई। ठीक है, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठती है, उसके तहत जो है यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, जो कि कुछ जो चेंजेस इसमें बताए गए थे, मतलब इस रिपोर्ट में उस चेंजेस को कुछ इनकॉर्पोरेट करती है, कुछ उसे मतलब समाहित करती है, और आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फॉर्म में जो है एक नया एक्ट बन के आता है। तो साइमन कमीशन का प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने साइमन कमीशन को समझने का प्रयास किया, ये क्यों जो है कंस्टिट्यूट किया गया था, इसके कंस्टिट्यूट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और साइमन कमीशन मोरलेस किस उद्देश्य के साथ इसे लाया गया था। ठीक है, और क्यों जो है पॉलिटिकल इंडियन जितने भी थे वो इसके विरोध में थे। तो पूरा का पूरा जो है ना साइमन कमीशन हम लोगों ने यहाँ जानने का प्रयास किया। ये प्रोविंशियल लेवल पे जो है ट्रांसफर और रिजर्व सीट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस प्रकार डाइट्री जो है ग्रीक वर्ड है जिसमें कि डबल रूल मीनिंग, मतलब डाइट्री जो है ना ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, मीन होता है डबल रूल। तो ये सब जो है मेन जो है 3 ही 4 जो है इसमें इस रिपोर्ट से निकल कर आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ डाइट्री, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, एस्टैब्लिश फेडरेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट। तो अगर कोई पूछे कि साइमन कमीशन रिपोर्ट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए कि इस रिपोर्ट्स के निर्णय क्या निकले, कंक्लूजन क्या निकले, जो कि रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, तो यही है जो कि 4 प्रोविजन है। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसी बेसिस पे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर होता है, जो कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी पार्लियामेंट में फिर पेश करती है। फिर चेंज जो इनकॉर्पोरेट होता है वो सबसे लैंडमार्क है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस रिपोर्ट्स के कुछ प्रोविजंस को। तो ये पूरे के पूरे जो है कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट